नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिम। मैं आप सबसे 2 दिन पहले मुखातिब हुआ था ऐसी ही एक कहानी के साथ, जिसमें बल्कि उस दिन हमने 2 वाक़ये आपको सुनाए थे और जिसको आप सारे लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट लेकर देखा। बहुत सारे लाइक्स उस वीडियो पर आए और इतने कमेंट्स मिले कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। तो आज भी प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, अगर कोई बात बुरी लगी या कोई कमी नज़र आई तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और मैं आपको बताऊं, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले वो ये कि पिछली बार आप लोगों ने हमारे वीडियो पे जो कमेंट्स किए थे, उन सारे कमेंट्स को तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स को जो रैंडमली मुझे यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए दिखेंगे, मैं उन कमेंट्स का आप सबसे ज़िक्र करूंगा। बहुत सारे आप जैसे कुछ दर्शकों के नामों का भी जिक्र करूंगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक ये पूरा सिलसिला शुरू से लेकर अंत तक न पहुंच जाए। तो आइए, और इधर उधर की बातें न करते हुए, ज़्यादा न घुमाते हुए, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। गाज़ियाबाद का नाम आप सबने सुना होगा। दिल्ली के करीब ही एक टाउन है और एनसीआर का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है। और गाज़ियाबाद में एक लोकेलिटी है साहिबाबाद के नाम से। कोई छोटी मोटी लोकेलिटी नहीं, बहुत, ये भी अपने आप में गाज़ियाबाद शहर के अंदर एक शहर है। और साहिबाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बहुत सारी आबादी भी है। तो इसी आबादी में, मतलब लोगों की रिहाइश के बीच में, एक स्मॉल लोकेलिटी है जिसका नाम है दशमेश वाटिका। तो इस दशमेश वाटिका में सोमवार की सुबह लोगों की नज़र एक अजीब से मंज़र पर पड़ी। लोगों ने देखा कि दशमेश वाटिका में एक खुली जगह, आप उसको एक छोटा मोटा मैदान भी कह सकते हैं, जहां बच्चे खेलते कूदते हैं या फिर लोग तफरीह के लिए आते हैं। तो एक खुली जगह पर एक सूटकेस, सुबह के वक्त में लोगों ने देखा कि एक सूटकेस जो है वो पड़ा हुआ है और उस सूटकेस को घेर कर कुछ कुत्ते खड़े हैं जो उस सूटकेस को दांतों से नोचने या फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भौंक भी रहे हैं। तो लोगों ने जब ये मंज़र देखा लोगों ने, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक, मतलब बिल्कुल नया सा सूटकेस अगर किसी खुली जगह पर ग्राउंड के बीच में पड़ा हुआ हो और कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे हों, तो हैरान होना लाजमी है। क्योंकि या तो सूटकेस बिल्कुल ही टूटा हुआ कबाड़ हो, कहीं कूड़ेदान में पड़ा हो, लेकिन बिल्कुल खुली जगह पर इस तरह से। तो लोग थोड़े सरप्राइज्ड हुए और लोग पास गए। जब वो पास गए तो उन्होंने जो देखा वो और हैरान करने वाला था। सूटकेस के अंदर क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन सूटकेस से बालों का एक गुच्छा समझ लीजिए, या बाल, इंसानी बाल के कुछ हिस्से जो है वो बाहर नज़र आ रहे थे, जिसे देखकर ये लग रहा था कि अंदर जो है कोई लाश हो सकती है, कोई ह्यूमन ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि बाल जो है सूटकेस के बाहर लटक रहे थे और कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो लोगों ने फ़ौरन पुलिस को खबर दी और साहिबाबाद की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सूटकेस को खुलवाया और जब सूटकेस खोला गया तो पुलिस वालों के साथ साथ आसपास जो भी लोग थे वो पीछे हट गए। इसलिए पीछे हट गए कि उन्होंने देखा कि अंदर एक लड़की की लाश जो है वो सूटकेस में बंद थी और उस लाश के हाथ पांव बंधे हुए थे। हालांकि कोई खून या चोट के निशान या कोई बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन जिसे कहते हैं, लाश की हालत बहुत ख़राब थी, चेहरा बिगाड़ दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। लाश बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साफ़ सुथरी, जिसको देखकर पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, इस तरह की लाश थी, लड़की की लाश। तो जब ये लाश मिली तो साहिबाबाद पुलिस ने फ़ौरन उसके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए और फॉरेंसिक जांच के लिए जो क्राइम टीम होती है उसको तो बुलाया ही, प्लस इस डेड बॉडी को आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए डेड बॉडी को रिकवर करके, बरामद करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर पुलिस ने जब लाश बरामद की तो जाहिर है जिस हालत में लाश को सूटकेस में ठूंस कर वहाँ फेंका गया था, जिस तरह से मरने वाली लड़की के हाथ पांव बंधे हुए थे, तो वो मामला नॉर्मल डेथ का तो हो नहीं सकता है, कत्ल का ही मामला था। तो पुलिस ने फ़ौरन मर्डर केस रजिस्टर किया और इस मामले की जांच शुरू की। जांच
शुरू तो हो गई, लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहली शर्त थी वो ये थी कि मरने वाली लड़की की पहचान हो जाए, क्योंकि जब तक मरने वाली की पहचान नहीं होगी तो कोई कैसे ये पता लगाएगा कि ये लड़की यहाँ इस हाल में कैसे पहुँची। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि आसपास के इलाकों की थोड़ी सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग भी कर लें, जिससे अगर कहीं कोई सूटकेस लाता हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में दिख जाए तो हम उन लोगों को ट्रेस करें, उनसे पूछताछ करें। तो एक टीम तो सीसीटीवी और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तौर तरीके हैं उसकी जांच के लिए साहिबाबाद यानी गाज़ियाबाद पुलिस ने लगाई, और बाकी पुलिस ने और कई अलग अलग टीमें बनाई। लेकिन पुलिस का सारा फोकस जो है इस बात पर रहा कि कैसे इस मरने वाली लड़की की पहचान पता की जाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, अपने मुखबिरों से पूछा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। और जैसे सुबह 8 बजे की बात मैंने आपको बताया, और दोपहर 12-1 बजे तक पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन इस लड़की को कोई पहचान नहीं पाया। पुलिस ने तय किया कि अब वो सोशल मीडिया की मदद लेगी, और उसने फ़ौरन इस लड़की की जो तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की थी, खासकर डेड बॉडी मतलब लाश के जो क्लोज़अप्स हैं, वो तस्वीरें पुलिस ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने शुरू किए, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ने एक अपील भी की। और इस तरह से आपको जानकर अच्छा भी लगेगा, हैरानी भी होगी कि गाज़ियाबाद पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की, और तकरीबन 1500 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेज भेजे गए और रिक्वेस्ट किया गया कि इस लड़की को जल्द से जल्द पहचानिए, इस लाश की शिनाख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाज़ियाबाद पुलिस की ये जो कोशिश है वो कोशिश रंग लाई। चंद घंटों के बाद गाज़ियाबाद पुलिस को उत्तम नगर, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक कॉल मिली, और कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि मैं इस मरने वाली लड़की को पहचानता हूँ। इस लड़की का नाम है वारिशा, और मैं चूँकि इसका रिश्तेदार हूँ तो मैंने इसे देख लिया, मतलब लाश को मैं पहचान गया हूँ, ये वारिशा ही है। और इसके जो पेरेंट्स हैं वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने पूछा कि भाई पेरेंट्स का नाम पता बताइए और फ़ोन नंबर वगैरह बताइए, ताकि हम उनसे और आगे फर्दर कांटेक्ट करें, उनको भी ये खबर दें और उनसे भी क्रॉस चेक कराएं कि ये वाकई उनकी बेटी है या नहीं। तो जिसने भी उत्तम नगर से इनको कांटेक्ट किया था गाज़ियाबाद पुलिस को, उसने बताया कि हाँ, लड़की के पिता का नाम ज़फ़र है, और नसीरा मोहल्ला अलीगढ़ के रहने वाले हैं, थाना है हरदुआगंज। तो जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर ज़्यादा देर नहीं की, फ़ौरन अलीगढ़ जो है उस वहाँ कांटेक्ट किया पुलिस ने। एक टीम भी अलीगढ़ भेजी गई, और ज़फ़र और उनके परिवार के लोग, उनसे पुलिस ने बातचीत की और लाश की तस्वीरें दिखाकर पूछा कि क्या ये वाकई आपकी बेटी वारिशा ही है। तो जैसे ही वो तस्वीरें उस परिवार को मिली, उस परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। वो बेकाबू हो गए, उनकी भावनाएं जो हैं वो आंसुओं की सूरत में बाहर निकलने लगी, और पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। पुलिस ने फिर अब ज़फ़र से और उनके घर के दूसरे लोगों से पूछताछ शुरू की। उनसे पूछा कि आपकी बेटी कहाँ थी, इस हाल में कैसे पहुँची, और आपको किस पर शक है। इस तरह के तमाम सवाल जो है पुलिस ने ज़फ़र से और घर वालों से पूछे। तो उन्होंने जो बात बताई वो भी पूरी कहानी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी, अच्छा ये जो लाश मिली ये मंडे को मिली, तारीख कितनी होगी, मेरे ख्याल से 27 है ना, आज 29 है, हाँ, तो 27 जुलाई, पिछले सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो परिवार है, इस परिवार ने ये बताया कि हमारी बेटी की शादी तो अभी मुश्किल से 1.5 महीने पहले हुई थी, तकरीबन 2 महीने मान लीजिए। 1 जून को शादी हुई थी 2020 को, और हमारी बेटी की शादी हमने बुलंदशहर के एक परिवार में की थी। लेकिन परिवार वाले जो है कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, और हमारी बेटी से हमारा संपर्क आखिरी बार जो है वो 23 जुलाई को हुआ था। उसके बाद से हम अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए थे, और जब भी हम फ़ोन करते थे तो उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आता था। ये बात जब अलीगढ़ वाले परिवार ने, यानी वारिशा के मायके वालों ने, पीहर वालों ने जब ये बात बताई तो पुलिस को ये शक हुआ, बल्कि
मायके वालों ने कंप्लेन भी की ससुराल वालों के खिलाफ़ कि इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची को मार दिया होगा और वो लाश वहाँ फेंकी होगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वो लोग सताते थे बेटी को। तो जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि मतलब अब जाहिर है शक की सुई जो है वो ससुराल वालों की तरफ चली गई। पुलिस फ़ौरन बुलंदशहर पहुंची और बुलंदशहर में पुलिस ने जिन लोगों को इंटरसेप्ट किया मैं उसके बारे में बताऊं। आमिर नाम है उस लड़के का जिससे वारिशा की शादी हुई थी और आमिर के पिता का नाम है मोहम्मद इस्लाम और ये इस्लाम नगर के ही रहने वाले हैं। बुलंदशहर में एक लोकेलिटी है इस्लाम नगर जो वहाँ के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंडर में आती है, उसके अंतर्गत। तो जब आमिर और इस्लाम से पूछताछ हुई कि भाई आपके घर की बहू, और आमिर से कहा गया तुम्हारी बीवी जब गायब हो गई तो तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बताया नहीं, वो लापता थी। तो आमिर ने कहा कि हाँ मैं तो वाकई बहुत हैरान हूँ, लेकिन चूँकि वो अच्छी लड़की नहीं थी तो वो हमारे घर से जेवर और दूसरी कीमती चीज़ें लेकर भाग गई। हम लगातार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें उसका पता भी नहीं चला, तो हमने तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ कोतवाली थाने में दर्ज करा रखी है। तो पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने बुलंदशहर कोतवाली पुलिस से भी बात की, गाज़ियाबाद पुलिस ने। तो वाकई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो आमिर ने दर्ज करवाई थी और 23 जुलाई को ये लड़की कथित रूप से गायब हुई थी, घर से भागी थी, जो भी कह लें आप। और रिपोर्ट भी 23 या 24 जुलाई को ही दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की। तो एक तरह से ये जो आमिर और उसके परिवार वाले हैं, मतलब ये वारिशा के ससुराल वाले, उनके पास एक वो थी एलिबी या अपने लिए एक कहानी थी जो वो पुलिस वालों को बता सकते थे कि बहू तो हमारे घर से भाग गई। तो ये बात उन्होंने बताई भी, लेकिन पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी और पुलिस ने लड़की के घर वालों से और फर्दर पूछताछ की। तब लड़की के घर वालों ने ये बताया कि शादी तो 1 जून को हुई थी, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद से ही आमिर और उसके जो घर वाले हैं, मतलब वारिशा के ससुराल वाले, वो लगातार उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे, सताते थे और न सिर्फ तानाकशी, जलील करना, बल्कि मारपीट भी किया करते थे। और इसके बाद जब उनकी बेटी 23 जुलाई को गायब हो गई और उन्होंने फ़ोन किया उसके ससुराल में, तो वारिशा के घर वालों ने बताया कि ससुराल में जब वारिशा के ससुर मोहम्मद इस्लाम ने जब फ़ोन उठाया तो उसने तैश में आकर ये भी कहा कि हाँ हमने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन ये वो तैश में ये बात बोल तो गया, लेकिन बाद में जब और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने मरने मारने की किसी भी बात से इनकार किया और कहा कि आपकी बेटी भाग गई है, हम खुद ही बहुत परेशान और हमने जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। तो ये सारी बातें, मतलब जिसे कहते हैं कि दो परिवारों के बीच की ये जो डिटेल जब पता चली पुलिस को, और दहेज के लिए सताया जाना, तैश में ससुर का ये बोलना कि हमने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, ये सारी बातें जब पता चली तो पुलिस ने फ़ौरन शिकंजा कसा आमिर पर और उसके पिता पर। जब शिकंजा कसा और जिसे कहते हैं कि कायदे से पूछताछ हुई, सख्ती हुई, तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बाप बेटे और आमिर की माँ, मतलब ट्रायो जिसे कह लीजिए, माँ बाप और बेटे, ये जो तिकड़ी थी, इन्होंने ही मिलकर वारिशा का कत्ल किया था। और वारिशा की पहले इन्होंने गला घोंट कर जान ली और जान लेने के बाद लाश को निपटाने के इरादे से एक सूटकेस में पैक कर दिया और पैक करके बुलंदशहर से दूर गाज़ियाबाद के दशमेश वाटिका इलाके में आकर वो फेंक कर गए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो सूटकेस जो है किसी दूर दराज के इलाके में या किसी जंगल में, नहर में कहीं फेंक सकते थे, लेकिन शायद मतलब या तो हो सकता है कि लाश लेकर कहीं और दूर जा रहे हों, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन सामने बना हो जिसको देखने के बाद डर के मारे उन्होंने दशमेश वाटिका में ही वो लाश जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया हो। क्या इनके दिमाग में था, ये तो पूछताछ करने से अभी और बातें पता चलेंगी। लेकिन आपको बताऊं कि महज 15 घंटे में सोशल मीडिया के ज़रिए गाज़ियाबाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व कर लिया। और इस पूरी कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू ये भी है, या आप कह लीजिए कि आयरनी, इंग्लिश में एक वर्ड है, तो आयरनी इस पूरी कहानी का ये है, विडंबना ये है, हिंदी में उसके लिए शब्द है, वो ये कि ये जो सूटकेस है, वो सूटकेस जो है एक तरह से दहेज में दिया गया सूटकेस ही था, जो वारिशा और उसके घर वालों ने शादी से पहले खुद ख़रीदा था। और उसी सूटकेस में उन्होंने कत्ल करने के बाद वारिशा की लाश को पैक कर दिया और पैक करके सूटकेस समेत वो लाश जो है गाज़ियाबाद में फेंक दिया। लेकिन गुनहगार चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी
उसे लगता हो कि उसने फुल प्रूफ प्लान बना लिया हो, कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन जुर्म जो है वो चुगली उसकी कर ही जाता है अपने आप, जो सिचुएशंस होते हैं वो। और इस मामले में भी वही हुआ। सोशल मीडिया के ज़रिए मरने वाली लड़की की पहचान हुई और महज 15 घंटे के अंदर गाज़ियाबाद पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को बहुत ही सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो भी भावनाएं हैं या जो आपकी राय है, प्लीज़ वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट, या आप कह लें कि बहुत सारे क्राइम तक के फैमिली मेम्बर्स का ये आदेश मुझे रहा है कि दहेज हत्या से जुड़ी कुछ वाक़या, कुछ कहानियाँ हम सुनाएं। तो ये मामला ब्लाइंड मर्डर का तो था ही, जिसको पुलिस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से 15 घंटे में सुलझाया। साथ ही ये दहेज हत्या से जुड़ा हुआ मामला भी है, तो हमें लगा कि ये कहानी मुझे आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं था, लेकिन पुलिस के स्मार्टनेस की इस मामले में तारीफ़ करनी होगी। और दहेज की जो बुराई है उससे पार पाने के लिए हम सारे लोगों को शपथ लेनी होगी, कसम खानी होगी। एक और आपको बात बताऊं, मेरे एक मित्र हैं कैलाश नाथ, जो दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में। उनकी एक खबर फेसबुक पर मैंने देखी, उसमें एक, बस मैंने खबर तो नहीं पढ़ी लेकिन खबर की हेडिंग पढ़ी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। मेरे दोस्त ने फेसबुक पर अपनी स्टोरी शेयर करने के साथ साथ ये भी लिखा है कि हमसे ही समाज बनता है और हम ही इस समाज को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। खबर की हेडिंग ये थी कि लोग बेटी को कोरोना पुत्री कहकर चिढ़ाते थे। अब इस खबर से ही आप एक बात समझ लीजिए, असल में पिता को कोरोना हुआ, और जब कोरोना की बीमारी हुई तो यहाँ तो हम कोरोना वॉरियर बोलकर लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, या किसी वजह से सब्ज़ी लेने के बहाने भी अगर मान लीजिए कोरोना का शिकार हो गए, तो भी ये उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हिज और हर फैमिली और सोसाइटी। तो एक पॉजिटिव सेंस में उस चीज़ को देखना। तो यहाँ तो कोरोना वॉरियर कहकर लोगों का सम्मान हो रहा है, लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो किसी को कोरोना हो जाने पर उसके परिवार वालों को भी ताना दे रहे हैं। और चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर किसी लड़की को कोई इसलिए चिढ़ाता हो और ताने देता हो कि तुम्हारे पिता को कोरोना हो गया है, तुम कोरोना पुत्री हो, तो आप समझिए कि समाज का वाकई कितना नैतिक पतन हुआ है। तो हमें ऐसे लोगों को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये ज्ञान मैं इसलिए भावना में आकर दे गया क्योंकि मुझे लगा कि दहेज भी एक ऐसी ही बुराई है जिससे हम सबको पार पाने की ज़रूरत है। तो खैर, ज्ञान गंगा यहीं तक। अब पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, अब वक्त आ गया है कि उसका ज़िक्र करूं और उन कमेंट्स को मैं आप सबके सामने रखूं। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जो पुराने कमेंट्स हैं उसको भी मैं रैंडमली चेक करके उनको भी पढ़ूंगा और कुछ सवाल अगर होंगे आप लोगों के तो उसका जवाब भी दूंगा। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये भी कहा है कि पिछले वीडियो में जो कमेंट हुआ था उस वीडियो के कंटेंट यानी मजमून का जिक्र मैं न किया करूं, क्योंकि जब मैं इस तरह से कंटेंट को रिवील कर देता हूं तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं उनके लिए वो स्टोरी जो है वो खुल जाती है और उनको वो वीडियो देखने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या स्टोरी बताई थी इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, तो इसीलिए कमेंट जो है आप समझ लीजिए कि आप अगर उससे रिलेट कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं रिलेट कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आप सुनिए, थोड़ा देर हमारे साथ और गुजारिए। अलका यादव जी हैं, इन लोगों ने कहा है कि हम लोग हिंदी कहानी सुनने के लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं और आप लोग 80% उर्दू ही सुनाते हैं, प्लीज़ हिंदी वर्ड यूज़ कीजिए। ठीक है, जिस तरह से अलका जी आपने लिखा है कि हिंदी वर्ड यूज़ कीजिए, वर्ड भी लिखा है, यूज़ भी लिखा है, तो ठीक इसी तरह से हम भी हिंदी बताते बताते कभी कभी बीच में जिसे कहते हैं कि अंग्रेज़ी या उर्दू के शब्द आ जाते हैं, तो अगली बार हम और ख्याल रखेंगे कि आपको खालिस हिंदी में ही, शुद्ध हिंदी में ही अपनी बातें रखें और आपको सुनाएं। अर्चना बजाज जी, उन्होंने लिखा है वेल सेड, थैंक यू वेरी मच। तेजस अनाजी सोनावने, इन्होंने जो है इन्होंने भी अपना कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच तेजस जी, आपका स्वागत है। नीलम अरोड़ा जी ने इमोजीज़ बनाए हैं, हालांकि ये इमोजी नहीं, बेसिकली उनके कमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने नाइस कहा है इसको, तो आजकल इमोजी ही है एक तरह का, तो उन्होंने थम्स अप के इमोजीज़ भेजे हैं और यूं लिखा है, मतलब उन्होंने तारीफ़ की है। सम्राट सेन, मैथ का नाम सुन के मुझे 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। सम्राट सेन की हालत भी मेरी तरह है, इनको भी
हिसाब किताब इनका बड़ा कमज़ोर है, हमारे दर्शक हैं वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं। मोहित, इन्होंने लिखा है कि सर आपकी आवाज़ में दम है। थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच। ग्लूमी संडे सॉन्ग के बारे में बताइए, मोहित कह रहे हैं। हाँ, मैंने इस गाने के बारे में सुना है। एक खैर इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको फ़िलहाल। कभी अगर ऐसा मौका मिला कि रिसर्च करके कुछ इसकी कहानी आप सबके सामने पेश कर पाऊँ तो ये अच्छा होगा। मोहित जी थैंक यू वेरी मच। भाना अमत्या, वेरी नाइस वॉइस इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। रूबी यादव जी, आई थिंक दे वेर मैड, जो कहानी हमने सुनाई थी उसके किरदारों के बारे में ये बात कर रहे हैं। जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि असली कहानी केवल 13 मिनट की है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि आगे और पीछे जो हमने बातें की वो सारी बातें जो है वो इनको ज़्यादा जमी नहीं। जावेद अख्तर जी ने एक नहीं कई सारे कमेंट किए। उन्होंने लिखा है कि ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि इंसान इंसान की तरह से रह ही ना पाए। बिल्कुल आपका कहना सही है, इंसान को जो है इंसान की तरह से रहना ज़रूरी है। उसके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए और दूसरों की तकलीफ़ से उसे तकलीफ़ होनी चाहिए। सच्चा इंसान और अच्छा इंसान तो वही होता है। बाकी आप बहुत पढ़ लिख जाए लेकिन आपके अंदर से अगर इंसानियत ख़त्म हो जाए तो ऐसी ज़िंदगी का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। मोनी जे, इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और इन्होंने शम्स सर से मेरी तुलना की है, तो ये तुलना करना ही मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू मोनी, और मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जावेद अख्तर साहब हैं, ये वास्तु शास्त्र सब बेवकूफ़ी है, घोर अंधविश्वास है। वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है जिसे हिंदुस्तान में अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है। मकान में इधर उधर चेंज करने से कुछ नहीं होता। जावेद जी का जो कमेंट है वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। एक तरफ तो वो लिख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र जो है बेवकूफ़ी है, अंधविश्वास है। अगली लाइन उनकी है कि वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है जिसे हिंदुस्तान में अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है। तो उनका कमेंट, जावेद साहब आपका कमेंट मेरे लिए जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वास्तु शास्त्र को आप खारिज करते हैं या आप उसके वजूद को स्वीकार करते हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शिखर सिंह जी, आसिम का बर्थडे जो है वो 26 जुलाई को है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ब्रो, उन्होंने कहा है। आसिम मेरे सामने बैठे हैं। 26 नहीं 25 जुलाई। अच्छा, शिखर वो बता रहे हैं कि 26 नहीं 25 जुलाई को है। पता नहीं इन्होंने हो सकता है कि 26 को यहाँ सेलिब्रेट किया हो। कब सेलिब्रेट किया था आपने? यहाँ पे यही 25 को ही किया था। 25 को ही किया था। अच्छा, 25 को ही बर्थडे है शिखर, तो ठीक है, हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आसिम। रजनीश सिंह, दरअसल वो दुनिया का सबसे घटिया, सबसे गंवार और सबसे गंदा परिवार था। असल में अब देखिए ये जो कमेंट है इसके बाद मुझे लगता है कि उस परिवार के बारे में या उस कहानी के बारे में हमें आपसे यहाँ जिक्र करना चाहिए जिसके बारे में आपने ये कमेंट किया है। लेकिन बहुत सारे दर्शक हमें ऐसा करने से रोकते हैं। उनका कहना है कि अगर आप यहाँ कहानी के बारे में 2-4 लाइन जिक्र कर देंगे तो वो स्टोरी खुल जाएगी और फिर वो सुनने में मज़ा नहीं आएगा या उनकी रुचि नहीं रहेगी, तो इसलिए उसका जिक्र न करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पिछली स्टोरी जाकर ज़रूर सुनिएगा अगर आपने उस स्टोरी को मिस कर दिया है तो। ये हिंदुस्तान के अपने आप में सबसे अजीब और रहस्यमयी परिवारों में से एक परिवार की कहानी है जिसके बारे में आप जितना सुनेंगे उतना हैरान होंगे। मेरी क्रॉम्पटन का भी कमेंट है, उन्होंने वेलकम होम आसिम भाई लिखा है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल भी रखें। और उन्होंने कहा है कि उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी, वो असम से है, उन्होंने अपने बारे में बताया है। थैंक यू वेरी मच मेरी। हरदीप सिंह सैनी, और इन्होंने लिखा है कि आप शम्स ताहिर खान के बाद सबसे अच्छे स्टोरी टेलर हैं, वेरी नाइस। थैंक यू सैनी साहब, थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। विजय वर्मा जी, सुशांत सिंह के रूह से बात करने वाले उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा विजय वर्मा जी तो प्लीज़ देखिए, और मुझे लगता है देखने के बाद आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नवनीत किशोर जी कह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ने लिखने से जो है कई बार इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये एक जनरल कमेंट है, लेकिन सारे मामलों में ये बात एप्लीकेबल नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम कर देते हैं, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, देखिए पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान अर्जित करना, वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नहीं भाई तुम्हें तो अनपढ़ ही रहना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। लेकिन अति जब हम कर देते हैं तो शायद वो अति जो है दिमाग को भी ख़राब कर देता है। तो कुछ मामलों में ये भी है, हमने खुद भी अपने जीवन में देखे हैं कि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग बाद के दिनों में जाकर जो है अपने थोड़ा सा उनका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो जिस केस स्टडी या जिस स्टोरी के बारे में मैंने पिछली बार जिक्र किया था, ये उससे रिलेटेड एक कमेंट है। प्रकाश कुमारी सोनी, इन्होंने ये कहा है कि सर आप बहुत रुक रुक के बोलते हैं,
शम्स सर अच्छा बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे रुक रुक के नहीं बोलना चाहिए, प्रकाश कुमारी सोनी ऐसा कह रही हैं। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करूँगा कि अपना तौर तरीका थोड़ा और बदलूँ और आपको थोड़ा और मतलब अच्छा लगूँ, बोलने का तौर तरीका मुझे मेरा थोड़ा और बढ़िया हो, ऐसी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। बाबू भारवाड़, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के सोलापुर ट्रिपल मर्डर के बारे में बताइए। ठीक है, मैं रिसर्च करूंगा, मुमकिन हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। मीना विश्वनाथन का भी कमेंट है, उन्होंने लिखा है ओ माय गॉड, स्कैरी एंड इवन स्कैरी टू इवन हियर अबाउट सच ए मेसी हाउस। जिस पिछली कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कमेंट उसी स्टोरी के बारे में है, तो प्लीज़ वो कहानी आप लोग देखिए, आपको इस कमेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। जवाहरलाल निषाद जी ने हाय लिखा है, मेरी ओर से भी हेलो स्वीकार कीजिए। विभा देवांगन, इन्होंने बताया है कि पिकासो की कहानी जो हमने पिछली बार आपको सुनाई थी वो इन्होंने सुनी है पहले। बिल्कुल आपने सुनी होगी, वो जाहिर है सोशल मीडिया पे वो कहानी है और लोग एक दूसरे को सुनाते बताते रहे हैं, लेकिन वाकई वो एक सबक लेने वाली कहानी तो है। साई आचार्य जी का भी है, इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय का वीडियो हमें देखना चाहिए, ये हेल्प करेगा। बिल्कुल साई साहब, मैंने उनका वीडियो देखा है और वो बहुत ही सीधे सरल सहज तरीक़ों से अपने वीडियो में लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम हो, उससे पार पाने के तौर तरीके बताते हैं और उनका एफ़र्ट, उनकी कोशिश काफ़ी अच्छी है, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मोहम्मद चांद आलम ने हेलो सर लिखा है, हेलो चांद साहब। सुरेश परिवार, ये एमपी के उज्जैन से हैं और इन्होंने महाकाल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे ऐसा लिखा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एमपी और उज्जैन के लोग तो खैर मतलब बहुत अच्छे हैं। मैं जितने भी उज्जैनियों से मिला हूँ, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत मतलब बड़े दिल वाले होते हैं। शायद महाकाल की नगरी होने का ये असर भी है वहाँ के लोगों पर। प्रीति सिन्हा ने कमेंट किया है और उन्होंने उस जो पिछली स्टोरी मैंने सुनाई थी उससे रिलेटेड कमेंट में ये लिखा है कि वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में हमने पिछली कहानी में जिक्र किया था। बिल्कुल ये आपकी बात सही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है ही। टाटा बिरला के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है आईआईएससी इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। और आसिम के लिए MS1 से कमेंट है, उन्होंने लिखा है गेट वेल सून। आसिम जी, आसिम अब ठीक तो हो गया है, बस टेस्ट और स्मेल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो वो मिस कर रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज पहली बार एंकरिंग अच्छी लगी ऐसा अभिषेक मिश्रा जी ने कहा है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। मुझे लगता है कि अच्छा मेरे लिए यही होगा कि आगे भी मेरी एंकरिंग आपको अच्छी लगती रहे। और कृष्णपाल सिंह रघुवन ने ये लिखा है कि श्रीमान जी आपकी भाषा बहुत अच्छी है, खुशी होती है एक बंगाली व्यक्ति इतनी अच्छी खासी हिंदी बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कृष्णपाल जी, मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बगीचा साहब ने लिखा है आसिम सर नू मुबारक जिसने कोरोना नू हराया है ਅਤੇ बाकी टीम ਲਈ ਅਸੀਂ दुआ मंगते हाँ कि वाहिगुरु तंदुरुस्ती बख्शे। ये बगीचा सिंह साहब ने गुरुमुखी में लिखा है। थोड़ी तारीफ़ मेरी तो बनती है कि मैं गुरुमुखी भी पढ़ता हूँ, है ना कमाल की बात। मैं पंजाब में 4-5 साल रहा हूँ पत्रकारिता करते हुए, और वहाँ जब प्रेस नोट्स आते थे तो इसी तरह जिसे कहते हैं कि पंजाबी अटक अटक कर पढ़ा करता था और पढ़ते पढ़ते मज़ा आ गया। देखिए गुरुमुखी है और मैं पढ़ने लगा हूँ। तो गुरुजी के नाम से भी आईडी है, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब आदमी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो दूरी बना लेता है, जैसे आपने बना ली है दर्शकों से। गुरुजी आपकी शिकायतें सिर माथे पर, लेकिन न तो मैं इम्पोर्टेंट हो गया हूँ और ना मैंने दूरी बना ली है। बीच में ज़रूर गैप हो गया और गैप होने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। मैंने आपको बताया था कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट वाली बातें भी थी। हालांकि आपकी शिकायत जायज़ है कि मैं रेगुलर नहीं आ रहा था, तो आप नाराज़ हैं थोड़ा, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ, फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ाऊँ। एक और अच्छी बात आपको बताऊँ, एक और किसी सज्जन ने शम्स सर के लिए भी कमेंट किया था कि आप अक्सर जो है आजकल आते नहीं हैं या कम आते हैं लाइव में, ये अच्छी बात नहीं है। और आते हैं जब तो आप ये बताते हैं कि मैं बहुत बिज़ी था। तो जब आप बताते हैं कि आप बहुत बिज़ी था तो हम लोगों को ऐसा फ़ील होता है जैसे आप हमें अनइम्पॉर्टेंट फ़ील करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिज़ी हैं तो हम कोई बेकार थोड़ी बैठे हुए हैं। इस तरह का कमेंट किसी एक दर्शक ने भेजा था, तो उनका जो वो सेंस था कहने का, उस बात को मैंने समझा और मुझे लगा कि उनकी बातों में दम है। वाकई मुझे ये कहने का कोई हक़ नहीं है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर और उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बिज़ी हूँ और आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ तो ये हमारी कमी है, आपकी कमी नहीं है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ
और आवर लाइव्स के नाम से एक आईडी है, इन्होंने हाय लिखा है और कहा है कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड योर वीडियो। तो इन्होंने बहुत दिन बाद मेरा वीडियो सुना है। आदित्य नारायण जी कहाँ चले जाते हैं, जमशेदपुर भी इन्होंने लिखा है, शायद ये जमशेदपुर से हैं। योर वॉइस इज़ इम्प्रेसिव इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच आदित्य नारायण। गुड के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी वॉइस की तारीफ़ की और कहा है कि सूदिंग है और इनको सोने में मेरी आवाज़ जो है, नींद में मेरी आवाज़ इनकी मदद करती है। कई बार जब लोग ये कहते हैं कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छी नींद आती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसे मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लूँ या कमेंट के तौर पर लूँ, क्योंकि नींद मैं मानता हूँ कि अच्छी गज़ल, अच्छी चीज़ें सुनकर लोगों को मीठी नींद आती है, लेकिन कई बार जब चीज़ें बड़ी बोरिंग होती है तो इंसान ऊँघने लगता है और टेबल पर बैठे बैठे भी सो जाता है। तो ये किस सेंस में जो है सोने में मदद करती है मेरी आवाज़, ये मैं आप सबसे समझना चाहता हूँ। कभी थोड़ा सा लाइटर नोट में अगर इसका जवाब देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा। जोरेफ आइडियाज़ इन्होंने लिखा है देयर इज़ नो मदर, उस फैमिली के बारे में लिखा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी। अच्छा, अब मैं थोड़ा रैंडमली स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो पता चला सारे लेटेस्ट कमेंट आपको मैंने सुना दिए और जिन लोगों ने पहले कमेंट्स किए उनके नामों का जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो खैर, रामबली कुमार, वेरी गुड स्टोरी, बिहार की कहानी सुनाइए इन्होंने कहा है। बिल्कुल रामबली जी सुनाएंगे बिहार की कहानी। मजीद सैयद अब्दुल इन्होंने कहा है प्लीज़ टेल दिस स्टोरी। ऑन July 2nd near Hyderabad there was a lady named Anusha who was married and had daughter. She was secretly maintaining 2 boyfriends also and second boyfriend was राज शेखर। इन्होंने पूरी तकरीबन एक कहानी ही लिखकर हमें दे दी है और कहा है कि वो कहानी हम उस पर रिसर्च करके आप लोगों के सामने पेश करें। डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर एस मीनाक्षी, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। बेसिकली अच्छा क्या, सारे कमेंट अच्छे हैं, मैं मतलब इस तरह से तौलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इनकी जो कमेंट है उसमें मेरे लिए हमदर्दी है, इसलिए मुझे थोड़ी बात अच्छी लगी। इन्होंने लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डिसलाइक दिस वीडियो। तो पिछली बार जो हमने कहानी सुनाई थी उसको कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किया, जाहिर है कुछ लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर भी कमेंट किया है। शनि चंदर लिखते हैं नेगेटिव पीपल देश की बात लिखते हैं, प्रोबेबली बिकॉज दे लिव लाइक दैट साइको। अच्छा, जिस आदमी की हमने कहानी सुनाई थी, जिन लोगों ने डिसलाइक किया है, तो डिसलाइक करने वाले लोगों को उस किरदार की तरह हमारे एक दर्शक ने कहा है, देश की बात के नाम से आईडी है, और गुड जो चैनल है उस, या गुड नाम से जो आईडी है, उन्होंने पागल लोग है लिख दिया है। और मीनाक्षी जी निर्वाण ब्लॉग्स ने लिखा है कि मीनाक्षी जी हो सकता है जिन लोगों ने डिसलाइक किया हो वो किसी अदर मीडिया चैनल से होंगे, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। ये कमेंट तो वाकई थोड़ी हंसी आ गई। और इन्होंने लिखा है कि गुड, सही कहा आपने, और सारे लोगों के कमेंट्स का डॉक्टर मीनाक्षी ने जवाब भी दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो मीनाक्षी जी का कमेंट भी हो गया। नैना मलिक, जो लोग ट्यूशन लेने आते थे उन्होंने क्यों कुछ नहीं देखा। देखिए, ट्यूशन पढ़ाता था वो उस परिवार का मुखिया, लेकिन घर में पढ़ाता था या बाहर जाकर पढ़ाता था ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। मेंटल मैथमेटिक्स देश की बात के नाम से एक आईडी है, उन्होंने एक तरह से ये हेडलाइन दिया है या नाम दिया है, जो नाम वाकई बहुत जंचने वाला है इसमें, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम भी है और मैथमेटिक्स भी है। देश की बात। सिमरन सिवाच ये लिखते हैं कि सर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बहुत केसेस में लोग डेड बॉडी के साथ भी रहते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन जहां मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और बच्चे बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। सिमरन सिवाच जी का कमेंट है। थैंक यू वेरी मच सिमरन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दीपक मदास्वाद, सुना है, आगे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुना है के बाद मैं चुप हो जा रहा हूँ। तो दीपक जी, अगली बार जब आप कमेंट करें तो थोड़ा शब्दों के चयन पर ध्यान दें। हम क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, आप बताते हैं तो अच्छा लगेगा ना। उदय यूडी, इन्होंने भी कुछ गाली गलौज वाली भाषा लिखी है, लेकिन इनकी शिकायत जो है उस स्टोरी से रिलेटेड है, उन किरदारों पर है जो उस क्राइम की स्टोरी में शामिल थे। और जेपी राजपुरोहित जी ने लिखा है कि सर हाथों की उंगलियों में इतनी रिंग क्यों है। 2 ही रिंग है जनाब, इतनी कहाँ रिंग है, आपने ये देखिए। और मैं आपको बताऊं राजपुरोहित जी, ऐसे लोग भी हैं जो 10 उंगली में रिंग पहनते हैं और 10 उंगली में जो है 20-20, 25-25 रिंग भी पहनते हैं। तो अपन ने तो 2 ही पहना है, और वो भी जिसे कहते हैं कि कोई बहुत भारी भरकम रिंग भी नहीं है। भारती भाटिया जी
और इन्होंने लिखा है कि थैंक यू, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अगर मेरी सालों की मेहनत भी किसी के फेस पे स्माइल ला सकती है तो मेरे लिए यही असली कीमत है। बिल्कुल भारती जी, भाटिया नहीं है, सॉरी, बरीहा, भारती बरीहा। अच्छा, ये भारती जी ने ये बात इसलिए कही है कि मैंने पिछली बार जो स्टोरी सुनाई थी उस स्टोरी में बातचीत करते हुए मैंने ये बताया था कि कई बार जब डॉक्टर, लॉयर और इस तरह के कुछ एक्सपर्ट प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग जब कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जब मोटी फीस लेते हैं तो वो उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, पढ़ने लिखने के दौरान खर्च किया गया जो उनका सारा एफर्ट होता है उसके बदले की कीमत है। तो मैंने उस पहलू को बताया था। लेकिन भारती जी का ये कहना है कि वो सारी बातें तो ठीक है, मोटी फीस लें, उनसे लें जिनसे लेना बनता हो, लेकिन जो भी लोग बहुत मेहनत करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो आम लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको कम से कम कुछ रियायत के साथ अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों। इस तरह की बात भारती जी ने कही है और कहा है कि अगर बहुत मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करने के बाद अगर वो किसी दूसरे के चेहरे पर कोई स्माइल ला सकती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कमाई है और पूंजी है। बिल्कुल भारती जी, आपने बात सही कही है, ये तो बेसिकली इंसानियत का तकाजा है। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, आपको पता है कि लोग पैसों के पीछे पागल हैं और हमने इस तरह के अनगिनत केसेस देखे हैं जब, और आप भी देखती होंगी, जब मरीज़ जो है तकरीबन उसकी डेथ हो चुकी होती है और हॉस्पिटल के एक कोने में एक बेड पे वो मरीज़ पड़ा हुआ होता है तकरीबन अनअटेंडेड, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए की कीमत वसूलते हैं। अभी एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई थी जिनकी बेटी को लिवर में प्रॉब्लम था, छोटी सी बच्ची थी। एक दिल्ली के ही हॉस्पिटल में कोलकाता से आकर वो परिवार लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए भर्ती हुआ और बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खर्च हुआ, तकरीबन 1 या 1.5 महीने में तकरीबन 70 लाख रुपए। उस परिवार का सब कुछ बिक गया बेटी की ज़िंदगी बचाने में। बहुत सारे लोग बेचकर भी 70 लाख नहीं ला सकते, घर भी बेच दे तो भी 70 लाख नहीं ला सकते। क्या ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? सोचना चाहिए इस तरह के हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टरों को, इनके मालिकों को कि वो कर क्या रहे हैं। यार ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वो बिज़नेस करने उतरे हैं, उनको बिज़नेस करना है, इंसानियत गई चूल्हे भाड़ में, लेकिन अब इतना भी अति नहीं करना चाहिए कि, और रोज़ पैसा, मतलब जितना कमिट करते हैं कि आपका इतने का बिल बनेगा, अगले दिन उसमें और 10 चीज़ जोड़कर बिल को और बढ़ाकर जो है उस पेरेंट्स के सामने पेश किया जाता रहा। लाचार पेरेंट्स जो है, फाइनली एक घड़ी ऐसी आई कि उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन में वो पेरेंट्स जो है उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और कहा कि वो यहीं रिसेप्शन में खुदकुशी कर लेंगे इसके बाद अगर पैसे की और ज़्यादा मांग की गई तो। 70 लाख उन्होंने दिए। आप सोचिए कि लोग वाकई स्पेशलाइजेशन के नाम पर किस तरह से एक्सटॉर्ट करते हैं, वसूली करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के प्रति। इसीलिए मेरे में कुछ मामलों में बड़ी सख्त क्षोभ और नाराज़गी भी है। आरती शर्मा, बलजीत सिंह, चित्रा सिंह, राजेश्वर शाह, अजय कुमार, खान रुज्जो, निर्वाण व्लॉग्स, पार्थ प्रतिम डे, सुपर्णा रॉय, सोमा, हरे कृष्णा, उमा नायडू, गुरप्रीत सिंह, नवीन नरवाल, पवन शिंदे, रवीना चौधरी, अमित कुमार झा बेसिकली, बालकृष्णा जी हुलायकर, दीदारुल बापू, सुमन शर्मा, फ़खरुद्दीन अली अहमद, अल्फेज़ अंसारी, FPS गेमिंग, आइक कॉमर्स, रॉयल नारा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, अनगिनत तो नहीं कहूँगा, गिनती तो हो सकती है, लेकिन मतलब एक मैसेज का वज़न इतना ज़्यादा है, एक एक मैसेज हमारे लिए इतनी कीमती है कि मुझे लगता है कि इसको अनगिनत कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। बहुत आप लोगों का समय ले लिया, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।